नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आपका राज आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कमला नेहरू नगर निकट विकास नगर आज से 25 वर्ष पूर्व इस मंदिर की स्थापना की गई थी। शिरडी के साईं बाबा की भव्य मूर्ति को स्थापित किया गया था और तब से नित्य प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना की जाती है। आज साईं मंदिर के 25 वर्ष पूर्व हुए, साथ ही मंदिर की रजत जयंती के अवसर पर भव्य चरण पादुका यात्रा का शुभारंभ हुआ। तो वहीं अब महाराष्ट्र नासिक के शिरडी साई दरबार से चरण पादुका लाई गई थी, जिसका हजारों भक्तों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। लखनऊ के विकास नगर स्थित साईं मंदिर में आज हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर जिस तरीके से साईं को लेकर के तमाम तरीके की भ्रांति हुई थी कि साईं फकीर है, संत है, हिंदू है या मुस्लिम है, आखिर साईं है कौन, उनको लेकर जिस तरीके समाज में भ्रांतियां फैली हुई थी, आज उन्हीं साईं को लेकर किस तरीके आस्था का जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में आज साईं की चरण पादुका यात्रा हो रही है। उसी यात्रा में हमारे साथ काफी भक्त आए हैं। आइए पूछते हैं भक्तों से कि क्या कहना है आपका साईं को लेकर, जिस तरीके से भ्रांतियां फैली थी, क्या कहेंगे आप साईं? हमारे मन में तो कोई भ्रांति नहीं है साईं जी को लेके, हम तो मानते हैं शुरू से और मानते रहेंगे। आज की जो यात्रा हो रही है उसका क्या कहेंगे आप? हमें तो इस यात्रा के बारे में दिल्ली के जो गुड़गांव के साईं आंगन है वहाँ से पता लगा, वहाँ के द्वारा, तो हम लोग यहाँ पर सब लोग दर्शन करने आए। अच्छा, दर्शन करना है। आप क्या कहेंगे साईं जी के बारे में? बस यही कि उनकी तो भाई पहले से ही मानते हैं और महिमा तो है ही। अच्छा, जिस तरीके से साईं को लेकर के बीच में काफी विवाद हुआ था, तो उस पर क्या कहेंगे? तो देखिए, कोई विवादास्पद तो अपने आप है कि बनाने पे आप किसी भी चीज को बना सकते, लेकिन जो भावनाएं हैं उससे नहीं बदलेंगे। जो उनके प्रति श्रद्धा है वो तो बनी रहेगी। श्रद्धा बनी रहेगी, विवादें अपने जन्म लेती रहेंगी और विवाद का कोई अंत नहीं, विवाद अपना करते रहते हैं। हमारे साथ एक बाबूजी खड़े, आइए जानते हैं क्या साईं की जो आज यात्रा हो रही चरण पादुका यात्रा, क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? मैं साक्षात साईं यहाँ पे है, पहले भी यहाँ पे विराजित थे और साईं सभी के साईं बाबा जो है सभी के दिलों में, जो भी भक्त है सबने दर्शन किए हैं, सबके साक्षात हैं। जो भी कुछ कहिए मन में, तुरंत साईं बाबा जो है ना उसके में उपस्थित होकर उसका काम तो तुरंत करते हैं। बस नाम लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं ना मंदिर में एक जोरदार विवाद उठा था साईं को लेकर के जी, उस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं बस उस पे कह रहा हूँ कि जो लोग भी हैं, जिनकी भी आस्था है और जगह, वो सब धीरे धीरे कम हो रही थी और साईं बाबा का तो वर्चस्व वो यहाँ से क्या आसमान तक छाया ही हुआ। खुद मेरे संग है, मैं जो आज जिंदा हूँ तो बाबा की वजह। सकल ब्रह्मांड में साईं की आस्था, साईं का विश्वास, साईं का परचम लहरा रहा है। आज हमारे साथ काफी भक्त खड़े हैं, देख सकते हैं आप किस तरीके से लाइन लगा करके। आइए जानते हैं इनसे साईं के बारे में क्या कहना चाहेंगे। आज साईं की चरण पादुका यात्रा हो रही, क्या कहना चाहेंगे? अहो भाग्य हम सबका, हम सबसे खुशकिस्मत तो कोई भी नहीं है। बाबा की बहुत कृपा बरस रही है, असीम कृपा बरस रही है। धन्यवाद है साईं का, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कृपा इसी तरह हम भक्तों पर हमेशा बनाए रखें। साईं की महिमा का वर्णन तो हम लोग के शब्दों में नहीं हो सकता, वो तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जय श्री साईं। साईं की महिमा का वर्णन तो शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है, वो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। काफी भक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाइन लगा, कतार लगी हुई है। आज साईं के दर्शन के लिए सब आए, चरण पादुका यात्रा आ रही है। आइए पूछते हैं जो साईं के बारे में, आज यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बाबा में वो अच्छी सी श्रद्धा है सभी, इसीलिए सभी इकट्ठा हो गए हैं, सब 5 बजे से यहाँ आए हुए। अच्छा, बीच में एक विवाद बड़ा जोरदार उठा था साईं को लेकर के, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा वो हिंदू मुस्लिम को लेके ऐसा कुछ हुआ था ना कि बाबा हमारे मुस्लिम है, हिंदू है, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा भगवान है तो भगवान है। बाबा भगवान है तो भगवान है, ना हिंदू है ना मुसलमान है, क्योंकि ईश्वर ने सभी को एक समान बनाया हुआ है। आइए बाबूजी खड़े हैं, जानते हैं इनसे क्या कहना चाहेंगे साईं की यात्रा को लेकर के आप? नहीं, हमें बहुत अच्छा लगता है, जब भी होती है यात्रा तब भी हम आते हैं, यहाँ पर हाजिर होते हैं यहाँ पर। अच्छा, बीच में एक विवाद उठा था साईं को लेकर के, तो उसमें क्या आप? ऐसा कुछ नहीं, हमारे भगवान है वो भी। बाबा के दर्शन के लिए शिरडी में लाखों साईं भक्त आते हैं, लेकिन जो साईं भक्त अपनी इच्छा होते हुए भी शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए नहीं आ सकते। जैसे सीनियर सिटीजन, कई छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं रहती,
दिव्यांग नजर। तो उनके दर्शन हेतु साईं बाबा संस्था ने बाबा की चरण पादुका यात्रा का आयोजन किया है। लखनऊ में हम 10 तारीख को आए थे, 11-12 तारीख को कपूरथला, और आज यहाँ ये टेम्पल में जो है कमला नेहरू नगर में जो बाबा का टेम्पल बना है, ये टेम्पल में भक्तों के दर्शन के लिए बाबा की चरण पादुका ये मंदिर जो है 25 साल पुराना है, यानी इसका सिल्वर जुबली ईयर है। तो ये सुबह मुहूर्त में बाबा की पादुका यहाँ आई है, तो भक्तों में बड़ी खुशी है, और हमें भी भक्तों का जो समर्पण भाव, उनके चेहरे पे जो खुशी दिखती है, वो खुशी देख के हमें भी एनर्जी मिलती है कि अच्छा काम करना चाहिए बाबा के साथ। बाबा की यात्रा कब और कहाँ कैसे की है? आज हम जो है वो बाराबंकी जाने वाले हैं। कल जो है वो 14 तारीख को जो है कानपुर में बाबा की चरण पादुका भक्तों के दर्शन रहेगी, और उसके बाद में जो है 15 तारीख को हम शिरडी वापस जाएंगे। अच्छा, इस यात्रा के कोई नियम है कि मतलब कहीं भी आयोजित की जा सकती है? नहीं, इसके लिए जो है जो टेम्पल जो है जहाँ जाने का है, वहाँ के टेम्पल की जो कमेटी जो है उनका एक एप्लीकेशन लेते हैं, हम आके जो है वो देख लेते हैं कैसे यहाँ का दर्शन व्यवस्था कैसे रहेगी। सबसे मेन जो है भक्तों का दर्शन जो है वो अच्छी तरह से होना चाहिए, ये आप देखते हैं, उसके हिसाब से दर्शन अच्छी तरह से होना चाहिए, भजन भंडारा ये सब व्यवस्था जहाँ अच्छी तरह से हो सकती है वहाँ, और भक्तों का डिमांड जो है दर्शन लेते हैं वहाँ बाबा की चरण पादुका लेके जाते हैं। बीच में एक जबरदस्त विवाद और अपवाद हुआ था साईं जी को, नहीं वो उनका भ्रम था, मालूम नहीं था। व्हाट्सएप पे इधर उधर की बातें देख के, इधर उधर की बाकी बातें देख के वो भ्रम जो है फैलाने के काम गई, लेकिन अभी जो है वो भ्रम जो है वो दूर हो गए। हमने कई लोगों के ऊपर एफआईआर भी दाखिल की, सिविल सूट, क्रिमिनल सूट भी दाखिल किए थे। अभी ये यात्रा का प्रयोजन वही है, भक्तों का दर्शन, और ये सब जो है वो भक्तों को भी मालूम होना चाहिए। बाकी जिनके कोई क्वेरीज है, कोई शंका है, उनकी भी शंका दूर हो जाए, इसके लिए भी ये यात्रा करते हैं। शरण पादुका यात्रा जो बाबा के ने खुद उपयोग की हुई पादुका शिरडी से जहाँ जहाँ जा रही है, तो बाबा से सीधा लगाव लोगों का जुड़ रहा है, क्योंकि ये आस्था का विषय है। और इसमें जितने भी श्रद्धालु हैं सब चाहते हैं कि पादुका के माध्यम से बाबा खुद आ रहे हैं, और जब बाबा खुद आ रहे हैं तो लोगों के अंदर में जो जोश होता है बहुत ज़्यादा होता है, और बाबा के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, श्रद्धा, सबूरी और सभी लोगों को सम्मान करना, वो चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। ये यात्रा कब और कहाँ आयोजित, कब आयोजित? ये जैसे कि सीओ साहब ने कहा कि ये यात्रा भक्तों के डिमांड के अनुसार होती है। जो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं वहाँ हम एप्लीकेशन देते हैं, उनकी कमेटी ये कंसीडर करती है, कंसीडर करने के बाद में वो यात्रा अप्रूव होती है। तो जिन्होंने एप्लीकेशन दिया वहाँ पे जाते हैं, और उसके साथ साथ और भी जगह आते हैं। तो सारे जो लोकल मंदिर हैं, डेवोटीज हैं, सब इन्वॉल्व होते हैं, और एकदम यूनाइटेड ढंग से एकदम साथ में पूरा काम होता है, बहुत अच्छा होता है। इसमें कलाकारों को भी मौका मिलता है, भक्तों को भी मौका मिलता है, और जिससे कि एक एनर्जी की नई रूप से रीजनरेशन होता है। अच्छा, बीच में एक जबरदस्त अपवाद और विवाद उठा था साईं जी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे इसमें? ऐसा है कि साईं बाबा की पर्सनालिटी ऐसी है कि कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। उनको सिर्फ उनकी पुस्तक साईं सच्चरित्र अगर पढ़ ले तो कभी विवाद नहीं हो सकता है। बाबा ने जो सभी धर्मों के मूल को उन्होंने कहा है, और वो मूल इवन सनातन धर्म से भी मिलता है, और उसके साथ साथ जो बाबा ने वेद की भी बात की है, बाबा ने राम की भी बात की है। बाबा अपने सारे डेवोटी बोलते हैं आप द्वारका जाओ और राम के पास जाओ, बल्कि शिरडी में रामनवमी का जो सेलिब्रेशन था बाबा ने ही चालू किया था। तो ये अगर कोई ऐसा कहता है उसको
तो एक नैरो इंटरप्रिटेशन होगा, और जब अगर उनको साहित्य को पढ़ेंगे तो ऐसा बिल्कुल बात नहीं। और हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी कमेंट करने के पहले साईं सच्चरित्र और बाबा से संबंधित किताबें जरूर पढ़ लें। गुरु भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सारे पूरे सनातन धर्म का निचोड़ है। पूरे जो अपने भागवत ट्रेडिशन है, शैव ट्रेडिशन है, सांख्य है, इंडिया के जो भी जितने भी 6-7 दर्शन के माध्यम है, सारे के सारे लोग हैं। तो मेरे कहने का मतलब, जैसे साहब ने बोला, ये भ्रम के कारण है, भ्रम के कारण तो भ्रम दूर हो सकता है अगर उनको उस चीज से थोड़ा सा ज्यादा साहित्यिक जानकारी मिले। उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। आर्थिक तंगी के कारण बेटियों की शादी को लेकर चिंतित रहने वाले माता पिता को अब राहत मिली है। जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि योजना की शुरुआत वर्ष 2017 से 18 में हुई थी। अब तक 2,917 बेटियों की शादी कराई जा चुकी है, जिस पर करीब 14 करोड़ रुपए खर्च हुए। आज अकेले 438 शादियां कराई गई। सरकार द्वारा सहायता राशि 51,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए कर दी गई, जिससे गरीब परिवारों को बड़ा सहारा मिला है। मुख्यमंत्री सामूहिक योजना गरीब और असहाय लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। आज फर्रुखाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक योजना का समारोह हुआ, जिसमें जिलाधिकारी से बात करेंगे किस तरह से कार्यक्रम संपन्न कराया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2017-18 फाइनेंशियल ईयर से शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक 2917 लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। ये योजना निर्धन परिवार की बेटियों की व्यवस्थित शादी के लिए बड़ा उपहार के तौर पर है, और उस प्रक्रिया में 14 करोड़ 87 लाख रुपए व्यय पहले हो चुके हैं। इस फाइनेंशियल ईयर के हमारे 440 के लक्ष्य हैं, जिसमें आज सबको 469 पात्र चिन्हित किए गए थे और उनको आमंत्रित किया गया था। और इस योजना में अब धनराशि 51,000 से बढ़कर 1 लाख हो गई है। तो सभी आपने देखा कितना भव्य पंडाल, खाने पीने और शाम की व्यवस्था और माननीय जनप्रतिनिधि की सहभागिता, लगभग 8,000 लोग उपस्थित हैं और मंगलमय वातावरण में ये सामूहिक विवाह संपन्न कराया जा रहा है। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां कजाकपुरा क्षेत्र में बने ओवरब्रिज के चालू होने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी को ये एक और बड़ी सौगात है। रेलवे फाटक पर लगने वाले लंबे जाम से अब स्थायी निजात मिलेगा। ओवरब्रिज से न सिर्फ वाराणसी शहर बल्कि आसपास के जनपदों के लोगों को भी फायदा होगा। समय और ईंधन की बचत के साथ दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। स्थानीय लोगों ने इसे वर्षों पुरानी समस्या का समाधान बताया। सुदर्शन न्यूज की टीम मौके पर पहुंची और जनता का उत्साह कैमरे में कैद किया। पूर्ण विकास दिखाई दे रहा है, क्योंकि रेलवे फाटक से जो जाम लगता था उससे आने जाने से जो परेशानियाँ होती है उससे निजात मिलेगा। पुल से आने जाने में लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में जो है बहुत विकास हुआ है। जो है पूरे बाजार में जो है पुल बना है जाम से निजात पाने के लिए। मोदी जी ने कहा था जब आए थे 2014 में चुनाव लड़ने, तो बोला था कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, माँ गंगा ने बुलाया है। और अभी आप भी आए हैं, कितना फर्क पड़ा है 14 से अब तक? बहुत फर्क पड़ा है। पूरा एकदम देखिए तो जो है शहरों का सुंदरीकरण हुआ है, पुल बना है जगह जगह से जाम से निजात पाने के लिए। विश्वनाथ जी का मंदिर का जो सुंदरीकरण हुआ है, सारा चीज़ से निजात मिला है। जो डबल इंजन की सरकार में बहुत विकास हुआ है। देखिए, विकास की गंगा बह रही है, ये तो आपका प्रश्न है, लेकिन विकास कहाँ है वो दिखाई दे नहीं रहा है। ये पुल का निर्माण 5 साल 6 साल पहले किया गया था, तब से लेके अब तक जनता इतनी हालाकी भोग चुकी है कि जिसका कोई सीमा नहीं है। और अभी जाके ये दिखाई दे रहा है कि ये पुल का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन अभी रंग रोगान का काम चल रहा है, लाइट वगैरह का काम चल रहा है। बाकी तो देखने जाए तो 6 साल से जनता तो हालाकी भुगती रही है। आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं? जी हाँ। लेकिन आपके सरकार में बहुत से मंत्रालय में भी लोग थे, लेकिन यहाँ का कितना विकास हुआ जनता भी जानती है। लेकिन जब से डबल इंजन की सरकार है, जनता हर हर महादेव की नारा लगा रही है, इसमें क्या कहेंगे? ये तो काशी है, ये तो आदिकाल से हर हर महादेव का नारा काशी में लगता है। कोई भाजपा सरकार आने के बाद काशी में हर हर महादेव का नारा लगा है, कोई नया नहीं है। दाल मंडी तोड़ी जा रही है,
अब ये तो उसका तोड़ने- भी आपकी पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये सरकार का काम ही है लोगों को तोड़ना, जोड़ने का काम तो आता नहीं इनको तो सिर्फ तोड़ने आता है, तोड़ना अभी- ही इनकी राजनीति अभी है। यहाँ पे विश्वनाथ लोगों विश्वनाथ को- कॉरिडोर बना है, कम से कम लाखों लोगों को रोजगार मिला है। उसमें 25,000 मंदिरों को भी तोड़ दिया गया, जिससे लाखों रोजगार भी चले गए हैं। मस्जिद भी तो टूटी गई है, इसमें मस्जिद भी टूटी है। टूटी है, मस्जिद का नाम नहीं ले रहे हैं, जो अतिक्रमण करके वहाँ लोग कब्जा करके मंदिर पे कब्जा किए थे, नहीं, मस्जिद जो- बना के। जो अतिक्रमण है आपकी सरकार उसे तोड़े, उसमें कोई किसी पार्टी को एतराज़ नहीं होगा, लेकिन जो अतिक्रमण नहीं है, आज इस जो ब्रिज पे खड़े हैं, क्या कहेंगे? ये विकास नहीं दिखाई दे रहा है। विकास तो ठीक है, कागजों में दिखाई दे रहा है। ये इस पे खड़े हैं, आज बन के तैयार है, ये 6 चालू साल- हो जाएगा 7 साल आज के से। बाद 7 साल तक जो हालांकि हमने भुगता है, उसका जिम्मेदार कौन है? 70 साल कांग्रेस को जनता झेल रही थी, आज विकास की गंगा बह रही है, इसको लेके क्या कहेंगे? पूरा भारत में हर हर महादेव जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। सर हमारी 70 साल की सरकार, आप हमसे 70 साल का हिसाब पूछ रहे हैं। जो सरकार अपनी बनाई हुई नोटबंदी में 7 साल तक अपनी नोट नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब पूछ रही है। क्या जमाना तो है? आपको विकास नहीं दिखाई दे रहा है काशी में? नहीं, विकास तो है, ऐसी बात नहीं है कि विकास नहीं है, जो है उसे कहा जा रहा है, लेकिन विकास दिखाई दे रहा है ना? इसके अलावा भी सरकारों ने विकास किया है। क्या किया है वो कोई भी बता भारतीय जनता दीजिए। पार्टी ने अकेले विकास थोड़ी किया है। डबल इंजन की सरकार ने विकास नहीं किया है, अरे नहीं, यहाँ तो 4-5 इंजन की सरकार है, महानगर में उनकी सरकार है, नगर में उनकी सरकार है। तो है ना विकास। विकास तो पहले भी था। आज वाराणसी के काशी में सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम आई, कैमरामैन के दिखाएं। ये कजाकपुरा ओवर ब्रिज बना हुआ है रेलवे फाटक के ऊपर, जहाँ की जाम के झाम से पूरा काशी वासियों के साथ चंदौली और गाजीपुर के लोग भी परेशान रहते थे। ये बन के तैयार हुआ है डबल इंजन की सरकार में। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब आए थे तो बोले थे कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, लेकिन इतना विकास हुआ है आज काशी में। काशी में कैमरामैन के दिखाएं, ये जो संभव नहीं था। पूर्व की सरकारों में भी बहुत सी सरकारें आई गई, समाजवादी पार्टी की आई, कांग्रेस की भी आई, लेकिन ये ओवर ब्रिज अगर बन के तैयार हुआ है तो डबल इंजन की सरकार में। अभी एक कांग्रेसी लीडर बोल रहे थे कि यहाँ पे विकास नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो तोड़ फोड़ हो रहा है, ये जो दाल मंडी टूट रही है उसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। इनको विकास नहीं दिख रहा है। जो कठमुल्ले हैं उनके पक्ष में, जो कांग्रेसी के लोग हैं उनके पक्ष में खड़े रहते हैं, अब इनको विकास कैसे दिखाई देगा? ये देखिए, ये ओवर ब्रिज बन के तैयार है कजाकपुर, यहाँ से चंदौली के साथ साथ गाजीपुर, जौनपुर और बनारस के लोगों को इससे लाभ मिलेगा। सीधे यहाँ से रिंग रोड जाएंगे और यहाँ से सीधे चंदौली की तरफ निकल जाएंगे, मिर्जापुर की तरफ निकल जाएंगे। अब देखना है कि अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी का क्या यहाँ पे अगला यहाँ पे जो ओवर ब्रिज है कौन सा निर्माण होता है। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला सरदार प्रशांत सिंह, जनपद वाराणसी। उत्तर प्रदेश के मेरठ की 7 विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर प्रक्रिया लगभग 100% पूरी हो चुकी है। जिलाधिकारी वीके सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बीएलओ और एआरओ द्वारा अधिकांश कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अगर कोई मतदाता प्रक्रिया से छूट गया है तो निर्वाचन आयोग की ओर से अभी भी पर्याप्त समय उपलब्ध है। प्रशासन का प्रयास है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। जिला प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है ताकि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी और सुचारू रूप से पूरी हो सके। ये जनपद मेरठ में कुल 7 विधानसभा है और जो एसआईआर की कार्रवाई 4 नवंबर से चालू हुई थी और उसमें सभी विधानसभा क्षेत्र में आज के डेट में 100% डिजिटाइजेशन की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। और उसमें जो खास बात यह है कि जो एसजी वोटर हैं, एसजी वोटर के वेरिफिकेशन के लिए भी हम लोगों ने वेरिफिकेशन के लिए भी ऑर्डर कर दिया है कि, और मैं पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से भी ये आपके माध्यम से अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि यदि कोई भी एसजी वोटर में से यदि कोई त्रुटिपूर्ण यदि है तो या उसका श्रेणी चेंज होना है तो तत्काल अपने बीएलओ को बता दें या ईआरओ को बता दें, ताकि यदि उसको जांच के उपरांत यदि वो वोटर वास्तव में सही निकलता है तो उसको हम रोल बैक करके उसको सही कर लेंगे। इसके अलावा बीएलओ बीएलए की मीटिंग आपको जैसे कि अवगत है पूरे जनपद में 10 और 11 तारीख को और आज भी जो छूटे हुए बूथ हैं उस पर आज भी जो है हमारी मीटिंग हो रही है और आज पूरी मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी। और हम समझते हैं कि हमारे ईआरओ के द्वारा बीएलओ के द्वारा सभी संबंधित बीएलए को सूचना दी गई थी। बहुत ढेर सारे बीएलए उपस्थित नहीं हुए। हम नॉन पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस बेयरर से और लोगों से हमने अपेक्षा की थी और अनुरोध किया था कि जरूर बीएलए को भेजें। जिन जिन जगहों पे बीएलए उपस्थित हुए
वहाँ कल तक। उसके बाद जिन जगहों पे BLA नहीं उपस्थित हुए, हमने पुनः ERO को कहा कि आज दोबारा मीटिंग कर लें। उनसे SG वोटर लिस्ट की सूची जो है, अद्यतन सूची जो है शेयर कर ली जाएगी और मीटिंग की प्रोसीडिंग भी बनेगी। उसमें BLO और वहाँ के जो गणमान्य लोग हैं उनका भी साइन कराया जाएगा, ताकि सबके जानकारी में रहे कि हमारे BLO के द्वारा और ERO के द्वारा SIR के संबंध में क्या कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसके अतिरिक्त चूंकि माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने 26 तारीख तक जो है EF का डेट और बाकी 31 तारीख को ड्राफ्ट पब्लिकेशन का डेट दिया है, तो इसके हम लोगों के पास पर्याप्त समय है और हम समझते हैं कि सभी ERO और हमारे BLO, सुपरवाइजर, बाकी अधिकारी मिलके पूरी नीट एंड क्लीन वोटर लिस्ट और ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट बनाएंगे, ताकि किसी भी को ये न आशंका रहे कि कोई भी गलत आदमी का नाम जो है वोटर लिस्ट में रह गया और सही आदमी का नाम छूट गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में महिला की हत्या के मामले में SOG और शिवपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लक्ष्मणपुर शारदा विहार कॉलोनी में हुई अनुपमा पटेल की हत्या के मामले में पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पीली धातु के आभूषण और नकद बरामद किए हैं। जांच में सामने आया कि मृतका और आरोपी के बीच संबंध थे, जिसके बाद विवाद बढ़ा और हत्या कर दी गई। SOG प्रभारी गौरव सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। थाना शिवपुर में एक महिला का शव मिला था, जिनका नाम अनुपमा था, अनुपमा पटेल। तो मौके पर जाके शिवपुर पुलिस और तमाम SOG की टीम भी वहाँ मौका मुआयना की थी। उसके बाद हमने 3 टीमें बनाई थी ताकि घटना का जल्दी खुलासा हो सके, और CCTV फुटेज से इस घटना का खुलासा हुआ है, जिसमें कि एक लड़का मोहित यादव और उनकी वाइफ अंजलि चौहान, जो कि मृतका के घर के पास ही पहले किराए के कमरे पे रहते थे, वो इस घटना के दोनों अभियुक्त हैं। और चूंकि इनका 1-1.5 साल से मृतका के घर पे आना जाना था, उसी बीच इनके और मोहित के बीच में नजदीकियां बढ़ी थी और उसके बाद ये आने जाने लगे थे। इनका अनैतिक संबंध भी था। उसी से जब लड़के ने शादी कर ली, पहले वो लड़का सिंगल था, अभी जब लड़के ने शादी कर ली तो जब उनकी वाइफ ने मना किया, आनाकानी की, तो उसी के चलते ये विवाद हुआ मृतका के साथ। और जब लड़का नहीं गया तो उन्होंने इनको बुलाने की कोशिश की, जिसमें कि लड़का बार बार मना कर रहा था, परंतु गया और उनसे पीछा छुड़ाने की नीयत से इन्होंने पूरी प्लानिंग करी। प्लानिंग में कल ये सुबह 7 बजे जाते हुए दिखे हैं। इनकी वाइफ इनके साथ है, मास्क लगा के ये जाते हुए दिख रहे हैं। करीबन आधा घंटा तक वाइफ ने रेकी की है, बार बार वो दिख रही है आती जाती, और लड़के ने दही लेने के प्रिटेक्स्ट पे महिला को बाहर बुलाया है। फिर उनके घर अंदर घुस के घर के कुंडी लगा के और उनके ऊपर सिलवट्टे और पत्थर से प्रहार किया है। सर पे प्रहार करने से अनुपमा जी की मौत हो गई है, जिसके बाद इन्होंने लॉकर से तमाम ज्वेलरी और करीबन 70-75 हज़ार रुपए के करीब कैश जो इसको मिला वो भी इसने लिया। और CCTV फुटेज में ही ये 8:50 के करीब वापस आता दिख रहा है। इसके हाथ में एक बैग है। जब इनको पकड़ा गया बैक ट्रैक करके और इनसे पूछताछ हुई तो इनकी निशानदेही पर वो कपड़े भी बरामद हुए हैं जो इन्होंने घटना कारित करते समय पहने थे, और उन पर ब्लड लगा हुआ है। जितना कैश और जो ज्वेलरी मिली है उस पर भी ब्लड लगा हुआ है, उस पर इनके सारे फिंगरप्रिंट्स हैं, और हमें वो ग्लव्स भी मिले हैं जो इन्होंने घटना कारित करते समय यूज किए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बाल पोषाहार योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। चौमुहा ब्लॉक के अवधूता गांव में लाभार्थियों को एक्सपायरी राशन दिए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश है। शिकायतकर्ता विष्णु ने बताया कि 3 महीने से राशन नहीं मिला और शिकायत के बाद जो राशन दिया गया वह एक्सपायरी निकला। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ने स्वयं सहायता समूह पर जिम्मेदारी डाल दी। CDPO ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों ने मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में फर्जी डॉक्टर के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। अपने जीजा जी की डिग्री पर मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ बनकर नौकरी कर रहे अभिनव सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुस्ताक ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी ने कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर कार्डियोलॉजिस्ट बनकर सैकड़ों मरीजों का इलाज किया। पूछताछ में आरोपी ने खुद को B कंप्यूटर साइंस बताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कई टीमों का गठन कर गिरफ्तारी की गई थी। कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जो मेडिकल प्रपत्र है उसको तैयार करके अभिनव नाम के व्यक्ति के द्वारा राजीव गुप्ता डॉक्टर के नाम से सारे प्रपत्र तैयार कराए गए थे, और उसके आधार पे कार्डियोलॉजी विभाग में जो है ये कार्यरत थे हमारे यहाँ जनपद ललितपुर में। इनके खिलाफ जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें आज इनको अरेस्ट किया गया है। जो इनसे पूछताछ हुई है उसमें पता चला है कि ये मूल रूप से जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और इन्होंने कंपटीशन की भी पहले तैयारी की थी
और कस्टम में ये अप्रेजर के पोस्ट पे ये पहले रहे थे। उसी दौरान जो है इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, जिसमें इनके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत हुआ था मुंबई में, और उसमें ये अरेस्ट होकर के उस पर इनको सज़ा भी 16 महीने की हुई थी। उसके बाद इनके एक जीजा जी हैं राजीव गुप्ता, जो अमेरिका में रहते हैं, उनके द्वारा MBBS और MD जो है वो कोलकाता और अलीगढ़ से किया गया था। उनके ही दस्तावेजों को इनके द्वारा उचित तरीके से उसमें संशोधन करते हुए आधार कार्ड, पैन कार्ड तैयार करके इनके द्वारा खुद को राजीव गुप्ता के रूप में प्रस्तुत करते हुए अपने आप को डॉक्टर के रूप में प्रस्तुत किया था इनके द्वारा, और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स तैयार करा करके इनके द्वारा नौकरी जो है वो पाई गई थी। इसकी कंप्लेंट होने के बाद इसकी जांच कराई गई थी 3 सदस्यीय कमेटी के द्वारा। उसमें जो है उसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें इनको अरेस्ट किया गया है, और जितने भी दस्तावेज हैं वो सारे दस्तावेजों भी बरामद किए गए हैं, और इसमें इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वह की जा रही है कि इनके द्वारा और अलग अलग तरीके से क्या और फ्रॉड किया गया है। उन सभी बिंदुओं की हम लोग गहनता के साथ एक साइंटिफिक विवेचना जो है वो हम लोग करवा रहे हैं। आगे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी आप लोगों को हम लोग अवगत कराएंगे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। आरोपी पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत आरोपी को जलीलपुर रोड से पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 10 दिसंबर 2025 को थाना चांदपुर ग्राम हैजरपुर से एक व्यक्ति के द्वारा लिखित तहरीर के माध्यम से बताया गया गांव के रहने वाले का व्यक्ति जिसका नाम जितेंद्र है, उसके द्वारा उनकी पुत्री जिसकी उम्र करीब 11 वर्ष 7 माह है, उनके साथ अश्लील हरकतें करना, छेड़छाड़ करना तथा जबरन बलात्कार करना तथा जान से मारने धमकी देना आदि आरोप लगाए गए थे। इस संबंध में दी गई तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था तथा इस संबंध में साक्ष्य संकलन करते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना चांदपुर पुलिस के द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है तथा इसको मामले न्यायालय समक्ष पेश कर रिमांड लेकर के जेल भेज दिया गया है। शेष विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला महिला अस्पताल में अवैध वसूली का गंभीर आरोप सामने आया है। SNCU वार्ड में नवजातों के इलाज के नाम पर परिजनों से खुलेआम पैसे मांगे जा रहे हैं। आरोप है कि पैसे न देने पर इलाज से मना कर दिया जाता है। परिजनों से दूध, नाश्ता और अन्य सामान बाहर से मंगवाया जाता है। एक नवजात की हालत बिगड़ने पर मामला भी सामने आया। परिजनों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। अस्पताल में भ्रष्टाचार चरम पर होने के आरोप लगाए गए हैं। हमारी लड़की को बच्चा बेकार हो चुको तो का सुना कहीं पर मालूम यहाँ दर आए के अपना ऑपरेशन कराए दो मैं बता अस्पताल में तई लड़का को दिक्कत लगी तई में संजीव सर पे दवाई दी पाना है तई उन से पर्चा बनवाओ दवाई लेके गए लड़के आराम ना पर तई सर के जाओ रे हम आए तई सर ने भर्ती कर दो तई यहाँ हम 100 रुपया मांगे के रुपया दे तो कितने मांगे अब डाउन आ जानता है नहीं कितने मांगे 1500 रुपया मांगे 1500। अच्छा तो हमने जाके ले ली तुम्हें सवेरे मंगाई दी है रुपया ना आया तो बोली हम दवा ना लगाया है। बिहार के मुंगेर में 11 वर्षीय समर शेखर के अपेंडिक्स ऑपरेशन में लापरवाही के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया। सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार को 16 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। आयोग ने इसे अमानवीय कृत्य बताया। ऑपरेशन के दौरान बच्चे की हालत गंभीर हो गई थी। आयोग ने मानसिक और शारीरिक पीड़ा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला सुनाया। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने दोषी डॉक्टर का निबंधन रद्द करने की मांग की है। 2019 में डॉक्टर सुधीर कुमार चौधरी ने मेरे पेट का गलत ऑपरेशन करा था। आप देख सकते हो मेरे पेट की स्थिति। इस ऑपरेशन के वजह से हम इतने कर्ज में चले गए थे जिसके वजह से मेरे पापा डिप्रेशन में चले गए थे और उस डिप्रेशन के जाने के बाद वो अंदर ही अंदर घुट के उनकी मृत्यु हो गई। हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ एक वो ही थे और मैं खुद छोटा हूँ। हमारे घर की स्थिति बहुत खराब है और मेरी मम्मी खुद एक कैंसर पेशेंट है। मैं जज साहब का आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे हित में न्याय किया।
धन्यवाद। कर्नाटक के बेलगावी जिले के चिकोडी में सीटीई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पीटीआर रिन्यू किए बिना फैसले लेने को गैर कानूनी बताते हुए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने की मांग की गई है। अंबेडकर जन जागृति सेवा संघ के अध्यक्ष राव साहेब फकीरे ने आरोप लगाया कि मौजूदा बोर्ड संस्थान को गलत दिशा में ले जा रहा है। शिक्षा अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। चेतावनी दी गई है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल आपका राज आपकी खबर में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।